नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी लोगों का। कैसे हैं आप लोग और तैयारी कैसी चल रही है? मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे और तैयारी भी अच्छी चल रही होगी, क्योंकि अभी जो समय है कायदे से मुख्य परीक्षा को लेकर के करिए। जो बच्चे इस बार प्रीलिम्स पास किए हैं वो तो मुख्य परीक्षा देंगे ही देंगे, और जिन बच्चों का किसी कारणवश रह गया तो वो जो है अगला जो पीटी देना है, तो अभी चूंकि उसमें समय है तो अभी अपने मुख्य परीक्षा को तैयार कर ले, ताकि अगली बार जब वो प्रीलिम्स पास करे तो फाइनल सिलेक्शन हो जाए उनका। तो इसी के तहत ये हमारी सीरीज है अब की बार मेंस पार, और इसमें जो है जीएस पेपर 3 से आज का हमारा प्रश्न है। और ये प्रश्न है, भारत में कृषि क्षेत्र को दी जाने वाली प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सब्सिडी क्या है? विश्व व्यापार संगठन द्वारा उठाए गए कृषि सब्सिडी संबंधी मुद्दों की जो है वो विवेचना कीजिए। तो देखिए ये 12 अंक का प्रश्न है, और इस प्रश्न के माध्यम से हमारा प्रयास है कि हम थोड़ा सा आपको इसका मॉडल आंसर तो दें ही कि इसको कैसे करना है, और थोड़ा सा आपको ये सिखा भी पाए कि कैसे भूमिका लिखना है, कैसे बीच का पार्ट लिखना है, कैसे निष्कर्ष लिखना है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और देखिए हमारा ये जो टाइम टेबल है, इसमें डेली हम 9 बजे मंडे टू फ्राइडे प्रत्येक पेपर से यहाँ आपको मेंस का आंसर राइटिंग कराते हैं। तो आप हमारे साथ डेली बने रहिए। तो न केवल आप यहाँ एक प्रश्न को करना सीखेंगे, बल्कि एक प्रश्न का जो है वो उत्तर भी ठीक ठाक आप पा जाएंगे। तो चलिए, और जो लास्ट में होता है हमारा प्रत्येक शनिवार को, वो सुबह जो है 9 बजे करंट अफेयर्स की चीज़ें आती हैं, और इसमें हम सप्ताह भर के जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो कवर करते हैं। मतलब कोई चीज़, कोई महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपके परीक्षा से उपयोगी है वो नहीं छूटती, हमारा यही प्रयास रहता है। तो इससे तो ज़रूर जुड़िए और इसको ज़रूर आप लोग फॉलो करिए, क्योंकि जैसे आप फॉलो करते जाएंगे तो देखेंगे कि आपके अंदर जो मुख्य परीक्षा को लेकर के जो असहजता की स्थिति थी उससे तो आप पार पाएंगे ही पाएंगे। करंट अफेयर्स की भी समस्या का समाधान आपको यहाँ मिलेगा, तो बहुत लाभदायक है ये। चलिए एक बार पुनः हम प्रश्न पढ़ रहे हैं कि भारत में कृषि क्षेत्र को दी जाने वाली प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सब्सिडी क्या है? तो प्रश्न का तो पार्ट एक यही है कि जो भारत में जो कृषि सब्सिडी दी जाती है उसमें प्रत्यक्ष सब्सिडी अप्रत्यक्ष सब्सिडी को आपको बताना है। फिर विश्व व्यापार संगठन द्वारा उठाए गए कृषि सब्सिडी संबंधी मुद्दों की जो है विवेचना कीजिए। मतलब अगर ये 12 अंक का प्रश्न है तो ये 2 पार्ट में है, और प्रत्येक के लिए जो है वो 6-6 अंक है। अगर आप इसमें से कोई भी एक बहुत ज़्यादा लिख दिए और एक जो है वो बहुत छोटे में करके आए, तो विश्वास मानिए ये आपका उत्तर बैलेंस नहीं होगा, बैलेंस पूर्ण तरीके से नहीं होगा, और आप जो है उस तरीके का अंक भी नहीं पाएंगे। और जनरली बच्चे क्या करते हैं कि उस प्रेशर में बस यही इतनी चीज़ें पढ़े, अरे सब्सिडी के ऊपर है, वो लिखना शुरू कर दिए। उनको पता ही नहीं कि WTA के बारे में भी बाद में पूछा गया। तो इसीलिए जब भी आप प्रश्न पत्र को करिए, चाहे टेस्ट सीरीज का करिए, चाहे जो है वो परीक्षा में बैठ के करिए, तो प्रश्न को तो एटलीस्ट बहुत ध्यान से पढ़िए। वहाँ अगर आपका 30 सेकंड जा भी रहा है तो वो कोई बहुत मायने नहीं रखता है, क्योंकि वो अगर आप मेंटेन करेंगे तो कहीं ना कहीं उसका आप लाभ ये पाएंगे कि आप अपने प्रश्न के अनुरूप टू द पॉइंट बने रहेंगे। अगर टू द पॉइंट बने रहेंगे तो आप विश्वास करिए, अगर 20 प्रश्न करके आ रहे हैं, टू द पॉइंट करके आ रहे हैं, मतलब जो प्रश्न की डिमांड है वो आप कर दे रहे हैं, तो आप जो है मुख्य परीक्षा पास भी कर जाएंगे। तो सबसे पहले, अरे आप लोग थोड़ा शांत रहिए, क्या हल्ला करते रहते हो यार। भारत में कृषि क्षेत्र को दी जाने वाली सब्सिडी 2 तरह की होती है। सबसे पहले प्रत्यक्ष सब्सिडी और दूसरी अप्रत्यक्ष सब्सिडी। और देखिए प्रत्यक्ष सब्सिडी जहां सीधे किसानों को दी जाती है, वहीं अप्रत्यक्ष सब्सिडी जो है वो उत्पादन की लागत कम की जाती है। मतलब जो प्रत्यक्ष सब्सिडी है वो तो डायरेक्ट किसानों को दे दी जाती है, और जो अप्रत्यक्ष सब्सिडी है वो डायरेक्ट किसानों को नहीं दी जाती है। उसका ये प्रयास रहता है कि हम जो है जो किसानों की लागत है, वो चाहे वो बीज के माध्यम से हो, चाहे वो तकनीक के माध्यम से हो, चाहे वो सिंचाई के माध्यम से हो, तो वहाँ इन्वेस्ट करके किसानों की लागत को जो है वो कम कर दी जाती है। 1 मिनट जरा आप लोग होल्ड करिएगा।
तो हम लोग यहाँ प्रत्यक्ष सब्सिडी और अप्रत्यक्ष सब्सिडी पे थे। और आपने यहाँ देखा कि प्रत्यक्ष सब्सिडी क्या है कि जो डायरेक्ट दी जाती है, और अप्रत्यक्ष सब्सिडी वो है कि जो डायरेक्ट वे में जो सहयोग करती हैं। और अभी हम आगे इसको थोड़ा सा और आपको स्पष्ट कर रहे हैं कि किसानों को प्रत्यक्ष नगद हस्तांतरण, जैसे पीएम किसान सम्मान निधि योजना, जिसके तहत देश भर के सभी भूमि धारक किसानों को, चाहे उनकी भूमि कितनी भी हो, 3 बराबर किस्तों में 6,000 रुपये प्रतिवर्ष की सहायता प्रदान की जाती है। मतलब जो पीएम कृषि सम्मान निधि योजना है, उसके तहत 6,000 रुपया मिलता है 3 किस्तों में, 2-2 हज़ार करके, आप सभी जान रहे होंगे। तो वो क्या है, वो सब्सिडी के किस श्रेणी में आता है? तो वो प्रत्यक्ष सब्सिडी, मतलब डायरेक्ट किसानों के खाते में जाता है। और थोड़ा सा इसके बारे में मैंने विस्तार से इसलिए बता दिया कि हो सकता है कि कभी आपका यहाँ से पीटी से भी प्रश्न बन जाए, क्योंकि इसमें ऐसी कोई शर्त नहीं, कोई भी किसान अगर वो भू धारण करता है, उसके पास भूमि है, वो चाहे बड़ा किसान हो चाहे छोटा किसान हो, क्योंकि यहाँ लिखा कितनी भी, मतलब भूमि कितनी भी हो, तो उसको जो है इस दायरे में माना जाएगा और उसको ये सब्सिडी प्रदान की जाएगी। फिर जो अगला प्रत्यक्ष सब्सिडी है, किसानों की जो ऋण माफ़ी की सब्सिडी है। आप सभी जानते होंगे किसान जो है वो टाइम से मतलब फसल बोने के क्रम में या फर्टिलाइज़र खरीदने के क्रम में वो बैंकों से लोन भी लेते हैं, और जब लोन लेते हैं और किसी कारणवश वो चुका नहीं पाते हैं, तो जब सरकारें चुनाव के समय में वादा करती हैं कि इस बार आप हमारी सरकार बनाइए, हम आपका जो कृषि लोन है वो माफ़ कर देंगे, तो किसान भाई वोट करता है। अगर अच्छे से वो पार्टी बहुमत में आ जाती है, मतलब खुदा न खास्ता आ जाए, और ये एक चुनावी नारा भी होता है, इसका लाभ भी मिलता है पार्टियों को, तो वो आते हैं तो इस तरीके से किसानों का जो है वो लोन माफ़ कर देते हैं। तो ये जो लोन माफ़ हुआ उनका, तो ये भी किसानों को डायरेक्ट फ़ायदा पहुंचाया। तो ये भी कौन सी सब्सिडी है? ये भी प्रत्यक्ष सब्सिडी है। इसी तरीके से कृषि मशीनरी और उपकरणों पर खरीद की सब्सिडी, मतलब जैसे आप ट्रैक्टर खरीदने गए, हल फाल कुछ खरीदने गए, तो यहाँ भी आपको कुछ सब्सिडी मिली। मतलब आपको सरकार ने कहा कि अगर 5 लाख का ट्रैक्टर है तो जाइए आप 4.5 लाख में ही 50,000 जो है हम उसमें वहन कर देंगे, तो आपको 50,000 की जो छूट मिल रही है वो भी प्रत्यक्ष सब्सिडी हो गई। तो ये जो प्रकार है, मतलब जो किसानों को जो सहायता दी जा रही है सब्सिडी के रूप में, तो ये प्रत्यक्ष सब्सिडी के प्रमाण है। और आपको भी ऐसे बहुत स्पष्ट तरीके से चीज़ों को पॉइंट बता देना है। फिर दूसरा क्या है, अप्रत्यक्ष सब्सिडी। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है एमएसपी, सरकार करीब 24 फसलों पर एमएसपी प्रदान करती है, जिसके द्वारा इन फसलों के लिए गारंटीकृत मूल्य जो है वो प्रदान किया जाता है। आप सभी जानते होंगे कि जो सरकार है एमएसपी देती है करीब 24 फसलों पे, जिसमें धान है, गेहूं है, चना है, ज्वार है, मक्का है, ये सब सारी चीज़ें हैं। और इसी को लेकर के अभी जो है कृषकों ने बहुत ज़्यादा जो है वो आंदोलन किया। तो एमएसपी हम यहाँ नहीं समझाएंगे, लेकिन ये जानिए कि जो एमएसपी प्रदान की जाती है और वो किस श्रेणी की सब्सिडी है, वो अप्रत्यक्ष श्रेणी की सब्सिडी है। इसी तरीके से जो उर्वरक है, तो किसानों के लिए उर्वरकों का किफ़ायती बनाने के लिए सरकार एनपीके, मतलब जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम जैसे उर्वरक है पे भी जो है सब्सिडी प्रदान करती है। तो ये भी सब्सिडी का जो प्रकार है वो अप्रत्यक्ष सब्सिडी का प्रकार है। इसी तरीके से जो सिंचाई में सब्सिडी दी जाती है, जैसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं के लिए सब्सिडी जो है वो प्रदान करती है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो अप्रत्यक्ष सब्सिडी के प्रमाण है। देखिए लाभ दोनों से किसानों को हो रहा है, जो प्रत्यक्ष है उससे भी लाभ हो रहा है और इनसे भी लाभ हो रहा है, लेकिन इनके प्रकार में अंतर है। एक तो डायरेक्ट हम किसानों को दे रहे हैं, एक इनडायरेक्ट वे में दे तो रहे हैं किसानों को, लेकिन वो डायरेक्ट न होकर इनडायरेक्ट वे में, इन तरीकों से हम किसानों को जो है वो लाभान्वित कर रहे हैं। और यही आपके प्रश्न में पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा हमारा प्रमोशन भी होना चाहिए साथ साथ। ऑफिस के लोग ये शिकायत करते हैं कि सर आप बहुत बढ़िया से बताते नहीं हैं इस चीज़, तो इसमें बताना यही है कि ये मुख्य परीक्षा की जो टेस्ट सीरीज बैच है हमारी वो चल रही है, और आप जीएस का फुल बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं, या किसी भी आप एक पेपर से भी जुड़ सकते हैं संस्थान में, जो भी आपको पसंद आए।
और इसके लिए आप 7303307507 पे आप जो है संपर्क भी कर सकते हैं। इसमें होगा क्या कि हम डेली जो है आपको प्रश्न देंगे, शाम को जो है आपको उत्तर लिख को दिखाना है, फिर रात में 8 बजे तक आपको कॉपी चेक कर दी जाएगी और फिर जो है इसका मॉडल आंसर भी जो है वो दे दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आप देखेंगे यहाँ। फिर इसी तरीके से जो है आप जब प्रश्न लिख करके भेजेंगे तो हम जो है मॉडल सारी इसको प्रॉपर वे में चेक करेंगे, इसकी जो भी कमी रहेगी वो तो हम आपको बताएंगे ही बताएंगे। और अगर आपका आधा नंबर भी मैंने काटा है तो वो क्यों काटा है ये भी आपको हम बताएंगे। ऐसा नहीं है कि केवल कमेंट करके छोड़ दिए, आप इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं ये भी चीज़ें आपको दिखाई जाएंगी। और फिर जब आपकी कॉपी चेक हो जाएगी तो इसी तरीके से हमारा जो है वो मॉडल आंसर भी आपको जो है वो दिया जाएगा। तो मतलब यहाँ क्या है कि इसके माध्यम से हम आपको कंप्लीट तैयारी कराएंगे, प्रत्येक टॉपिक से प्रश्न कराएंगे, उसका मॉडल आंसर देंगे और आप जो लिख के भेजेंगे उसको चेक करेंगे। तो जब आप मुख्य परीक्षा में जाएंगे तो आपके पास करीब करीब 500 प्रश्नों का ऐसा संग्रह रहेगा कि वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। तो इस बैच को जरूर ज्वाइन करिए, इसका लाभ लीजिए। चलिए फिर अगला जो है, अगर अप्रत्यक्ष सब्सिडी की बात की जाए तो फसल बीमा सब्सिडी की बात करिए कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भारतीय किसानों को सब्सिडी वाली जो है वो फसल बीमा भी प्रदान करती है। तो मतलब जो अप्रत्यक्ष रूप से जैसे सिंचाई पे, बीमा पे, ये जो एमएसपी पे जो सब्सिडी प्रदान की जाती है वो अप्रत्यक्ष प्रकार की सब्सिडी होती है। और अब इतने से काम हो जाएगा, इसे ज़्यादा बताने की ज़रूरत भी नहीं है, वैसे भी मैंने थोड़ा डिटेल से बताया ही है। अब आधारभूत संरचनाओं के विकास के लिए सब्सिडी जो है ये भी दी जाती है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे जैसे सड़क, शीत भंडारण सुविधाएं, ऊर्जा उपलब्धता हेतु सब्सिडी जो है वो आवंटित की जाती है। इसी तरीके से अनुसंधान पर भी सब्सिडी दी जाती है कि भाई जो नई नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करके जो हाइब्रिड बीजों का निर्माण हो रहा है, उन्नत बीजों का जो निर्माण किया जा रहा है, या जो इक्विपमेंट पे जो काम हो रहा है, तो जो उस पर अनुसंधान हो रहा है तो उसके लिए भी सरकार खर्चा करती है। तो ये सब जो है अप्रत्यक्ष सब्सिडी के प्रकार है। तो आप इनकी भी जो है वो चर्चा कर दीजिए। और देखिए अगर ये सारी चीज़ें नहीं भी याद हैं, इसमें से कुछ भी याद है तो वो आप लिख करके आइए। कोई ज़रूरी नहीं कि सारा जो हम लिख के बता रहे हैं सब आपको याद ही होगा, लेकिन अगर इसको याद करेंगे तो बहुत बेहतर होगा, क्योंकि इसका प्रयोग आप जो है अपने जीएस जो है पेपर 3 में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। और फिर इसका प्रयोग आप सारी 3 में तो ये है ही है, इसका प्रयोग आप जो है अपने एस्से में भी लिख सकते हैं जब आप कृषि को लेकर के कोई जब दिखा रहे होंगे, क्योंकि एग्रीकल्चर बेस्ड जो है एक एस्से आता ही आता है लिखने को लेकर के। तो आप अगर जानते रहेंगे तो इसका प्रयोग कर सकते हैं। फिर इंटरव्यू में भी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं, तो ये सारी चीज़ें तभी आप कर पाएंगे जब आपके जो है क्लियरिटी रहे। तो इसलिए थोड़ा सा हम विस्तार से दे भी रहे हैं। और आपको अगर ये लग रहा हो कि थोड़ा सा प्रश्न लंबा हो रहा है तो उसको घबराइए नहीं, बहुत लंबा तो वैसे भी नहीं है। जो मार्केट में जहाँ प्रश्न पत्र 4-4 पेज के हैं तो उससे तो हमारा बहुत छोटा है, लेकिन अगर थोड़ा ज़्यादा दे रहे हैं तो वो इसलिए दे रहे हैं कि जब ज़्यादा पढ़े रहेंगे तो कम से कम आप काम की चीज़ें तो लिख करके आ ही जाएंगे। जब थोड़ा पढ़ के जाएंगे तो और थोड़ा लिख के आएंगे, तब जो है वो समस्या कर देगा मुख्य परीक्षा में। तो इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा पढ़िए। और इसी तरीके से जो है सब्सिडी के प्रकार, प्रत्यक्ष सब्सिडी और प्रत्यक्ष सब्सिडी को बता दीजिए। तो आपके प्रश्न का जो है एक पार्ट जो 6 नंबर का था वो क्लियर हो गया। अब दूसरा क्या है कि विश्व व्यापार संगठन द्वारा उठाए गए कृषि संबंधी जो मुद्दे थे वो आपका प्रश्न का दूसरा पॉइंट है, और उसमें भी 6 अंक इसके लिए निर्धारित है। तो अब इसको भी बताइए कि सबसे पहले क्या है कि बाजार में विकृत, मतलब जो सब्सिडी को लेकर के WTA जो चिंतित है या जो एक आरोप लगाता है, तो उसका जो पहला आरोप है कि जो ये इस तरीके की जो सब्सिडी प्रदान की जा रही है, WTO का मानना है कि कृषि सब्सिडी अंतर्राष्ट्रीय बाजारों को जो है वो विकृत करती है। जैसे भारत द्वारा दी जाने वाली MSP अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भारतीय कृषि उत्पादों की कीमत का उत्पादों की कम कीमत का जो है वो कारण बनती है। मतलब WTA ये कह रहा है कि जो भारत में जैसे जो 24 फसलों की MSP दी जाती है,
तो उससे क्या है कि चूंकि किसानों को एक गारंटी मिल जाती है, वो खूब पैदावार करते हैं, और जब खूब पैदावार करते हैं तो जब भारत में की चीज़ें जब अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जाती हैं तो वो वहाँ के बाज़ार में एक दूसरे देश का किसान है, उसके यहाँ कम पैदावार है, उसको सरकारों से इस तरीके की सहूलियत नहीं मिलती, तो वहाँ कास्ट ज़्यादा है। तो वो अगर 50 रुपया किलो बेच रहा है अपने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गेहूं को, तो जो भारतीय जैसे गेहूं पहुंचेगा तो ये 35 में बिक जाएगा, 40 में, तो वो उस चीज़ का नुकसान हो जाएगा। मतलब ये अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए ये एमएसपी देना ठीक नहीं है, किसके अनुसार, डब्ल्यूटीए के अनुसार। और हमारे किसान हैं कि इसके लिए अडिग हैं, जिससे अनुचित प्रतिस्पर्धा जो है वो बढ़ती है। अब प्रतिस्पर्धा कैसे बढ़ेगी, सपोज करिए कि भाई हमारे जो फसल है वो गेहूं है वो 40 रुपये वहाँ बिक रही है, तो अब चूंकि हमसे भी धनी देश है, अब अमेरिका अगर अपने पे आ जाए कि नहीं हम भारत गेहूं को बिकने नहीं देंगे, वो अपने लोगों को सब्सिडी इस तरीके से दे दे, तो वो धनी देश है, उसके पास वित्त की ज़्यादा मतलब उपलब्धता है, तो वो जो है 30 में भी ला के कर दे सकता है, तो उसकी जब गेहूं आएगा 30 में बिकने लगेगा, तो इससे भारतीयों को नुकसान हो जाएगा। तो मतलब उनका ये कहना है कि एक अनुचित प्रतिस्पर्धा को जो है ये बढ़ाने का काम करती है एमएसपी। तो डब्ल्यूटीए सबसे पहले एमएसपी को ही जो है वो खारिज करता है। फिर अधिक उत्पादन, सब्सिडी के कारण कुछ फसलों का अधिक उत्पादन होने लगता है जिससे अन्य फसलें उपेक्षित हो जाती हैं। ये तो खैर बहुत जेन्युइन है, और हम लोग देख रहे होंगे कि चूंकि आप सभी जानते हो गेहूं चावल पे शुरू से सब्सिडी रही और मोटा अनाज इसमें पिछड़ा रहा, तो मोटे अनाज को वो फायदा नहीं मिला जितना गेहूं और चावल का हुआ। और आज यही कारण है कि पंजाब जैसा जो बहुत उपजाऊ लैंड जहाँ थी, वो अत्यधिक जो है सिंचाई के कारण, अत्यधिक जो है वो उर्वरक उपयोग करने के कारण वो धीरे धीरे बंजर होता जा रहा है। और हरियाणा और पंजाब के किसानों से तो ये कहा जा रहा है कि आप जो है चावल की खेती नहीं करिए, मतलब आप चावल पैदा ही ना करिए। क्यों? क्योंकि वहाँ पानी की चीज़ें जो है वो बहुत गड़बड़ स्थिति में हो रही हैं। तो यही चीज़ है कि मतलब ये कुछ फसलों को ही, मतलब अब जो 24 फसलें हैं उसी को लेकर के लगे रहेंगे और फसलें उपेक्षित हो जाएंगी। फिर डब्ल्यूटीओ भारत की कृषि पद्धति को पर्यावरण के लिए हानिकारक मानता है, क्योंकि कृषि में भूजल का अधिक दोहन तथा उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग चिंतनीय है। वही है कि भाई जिसके लिए एमएसपी मिलेगा, तो चूंकि किसानों को लाभ मिलेगा तो किसान अत्यधिक सिंचाई करेंगे, खूब उर्वरकों का प्रयोग करेंगे, उससे पैदावार तो बढ़ेगा, लेकिन वो जो है उर्वरक कहीं न कहीं वायुमंडल को, जलमंडल को और फिर मानव स्वास्थ्य के लिए भी वो जो है हानिकारक होते हैं। और इसीलिए वर्तमान समय में देखिए ऑर्गेनिक जो है एग्रीकल्चर की तरफ जो है वो मूव लोग कर रहे हैं कि नेचुरल चीज़ें, नेचुरल पेस्टिसाइड का उपयोग कर रहे हैं, नेचुरल जो खाद है उसका उपयोग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये चीज़ें स्वास्थ्य को प्रभावित कर रही हैं। आज जो है कैंसर के जो बहुत ज़्यादा मरीज निकल के आ रहे हैं, वो क्यों आ रहे हैं? आज के 50 साल पहले जो है कैंसर के इतने मरीज नहीं होते थे, आज जो कैंसर के बहुत ज़्यादा मरीज हो रहे हैं या आने वाले 50 साल में बहुत ज़्यादा होंगे, तो वो उसका एक बड़ा कारण है कि हम जो है बहुत ज़्यादा उर्वरकों से युक्त जो है वो भोजन खा रहे हैं। मतलब हर जगह तो वही है कि कीटनाशक पड़ा हुआ, पेस्टिसाइड पड़ा हुआ है, तो वो नुकसानदेह है। और वही डब्ल्यूटीए की जो है चिंता है। तो कहीं कहीं ऐसा नहीं है कि डब्ल्यूटीए जो है, जो हम लोग आरोप लगाते हैं कि ये तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो है जो वैश्विक जो विकसित देश है उनकी कठपुतली है। नहीं, ऐसा नहीं है। कभी कभी इसका जो कंसर्न है वो जायज़ है, लेकिन भारत जैसे विकासशील देशों की अपनी समस्या है, वो हम आगे चर्चा करेंगे। फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्यात की मात्रा बढ़ाने के लिए घरेलू कृषि निर्यातकों को प्रदान की जाने वाली सरकारी सहायता भी असमानता उत्पन्न करती है। होता क्या है कि भाई अगर कोई देश जितना ही निर्यात करेगा तो वो उसके राजस्व की प्राप्ति का कारण बनेगा, उसका विकास उतना होगा। तो निर्यात प्रोत्साहन नीति सरकारें चलाती हैं और इसके तहत टारगेट करती हैं कि हमको किस चीज़ को किस मार्केट में पहुंचाना है। तो डब्ल्यूटीए ये भी कह रहा है कि जो ये विकासशील भारत जैसे देश जो है, जो एग्रीकल्चर में की प्रोडक्ट को निर्यात करने के लिए जो ये तमाम स्कीमें दे रहे हैं, ये भी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के लिए ठीक नहीं है। हालांकि हम लोग इसका तो खंडन करेंगे कि क्यों ना दिया जाए, भाई हमारी चीज़ें अभी हम पिछड़े हुए हैं, हम 200 साल के अपनी उसी गुलामी से तो निकल के आए हैं।
अभी हमारे यहाँ इतना अच्छा हमारा उद्योग नहीं है, हमारा सेवा क्षेत्र अभी इतना विकसित नहीं है, तो हमको तो अभी सब जगह काम करने की ज़रूरत है। हमको जहाँ से लाभ मिलेगा हम उसका अवसर उठाएंगे, और ये सारे विकासशील देशों का मत है, मानना है। अब चूंकि विकसित देश ऐसा आरोप लगाते हैं और वो WTO पे दबाव भी डालते हैं कि आप भी इस दिशा में मतलब थोड़ा सा विकासशील देशों पे दबाव डालिए, और वो डालता भी है। प्रथम दृष्टया लगता भी सही है, लेकिन वो सही नहीं है, क्योंकि वो इन सब चीज़ों को मतलब बेकार करके वो अपना विकास तो कर चुके। जब हमारी बारी आती है तो वो पर्यावरण, जल संकट, वायुमंडलीय संकट बताने लगते हैं। तो ये चीज़ें हैं। फिर सब्सिडी का लाभ प्रायः बड़े किसानों को मिलता है, जबकि छोटे किसान इससे जो है वो वंचित रहते हैं। और आप सही कहते हैं कि जैसे इसमें आप देख रहे होंगे कि जो सब्सिडी का वास्तविक लाभ कहाँ के किसान पा रहे हैं, तो आप देखेंगे कि जो बड़े किसान हैं। इसीलिए देखेंगे जब भी कृषि का जो कृषि को लेकर के जो मूवमेंट होता है, आंदोलन होता है, उसमें सबसे बड़ी भागीदारी किसकी होती है? वो पंजाब और हरियाणा के किसानों की होती है, या पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान सक्रिय रहते हैं, क्योंकि यहाँ की जो लैंड बहुत उपजाऊ है और बहुत यहाँ बड़े बड़े भूधारी किसान भी हैं। तो इनका डायरेक्ट इनका नुकसान ज़्यादा। छोटे छोटे किसान, अब सोचिए पूर्वांचल, कोई बिहार का आप हम तो नहीं देखें कोई पूर्वांचल का किसान जो है वो आंदोलन कर रहा है, या बिहार का किसान आंदोलन कर रहा है। अगर बिहार पूर्वांचल में भी वही किसान आंदोलन कर रहे होंगे जिनके पास 100-200 बीघा खेत होगा। और इसी तरीके से अगर भारत के प्रत्येक कोने में देखेंगे तो जो बड़े बड़े किसान हैं वही जो है वो विरोध करते हैं। छोटे किसानों को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वो उनके पास इतना जोत का आकार ही नहीं है कि वो बहुत लाभ, भाई जिसका जितना लाभ होगा वो उतना ज़्यादा एफर्ट लगाएगा। तो ये असमानता तो खैर है कि जो सब्सिडी का जो वास्तविक लाभ है वो वाकई में बड़े किसान ही पा रहे हैं, और ये WTA भी कहता है। इस प्रकार उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि WTO की सब्सिडी संबंधी चिंताएं कुछ हद तक जायज है। जैसे इस मामले में तो बिल्कुल जायज है, किंतु उसे अल्प विकसित एवं विकासशील देशों की मजबूरियों को भी जो है वो समझने की जरूरत है, क्योंकि ये देश अभी आर्थिक रूप से बहुत पिछड़े हैं और इन्हें सब्सिडी के माध्यम से ही प्रतिस्पर्धा में जो है वो लाया जा सकता है। और आपका निष्कर्ष भी इसी तरीके से बहुत संतुलित रहे। ऐसा नहीं है कि WTO को तो आप बस उसको पश्चिमी देशों का, विकसित देशों का एजेंट मान करके उसको खारिज कर दीजिए। किसी भी संस्था के देखिए कुछ पॉजिटिव चीज़ें होती हैं तो कुछ निगेटिव चीज़ें होती हैं। तो पॉजिटिव चीज़ों को स्वीकार करिए, और निगेटिव चीज़ों पे आप अगर प्रतिरोध भी कर रहे हैं, उसका विरोध भी कर रहे हैं, तो वो एक मर्यादित दायरे में करिए। और यही अप्रोच आपसे आयोग उम्मीद भी करता है। तो निष्कर्ष भी ऐसे हो कि ठीक है, WTA में कुछ जो उसका जो कंसर्न है उस पर हम सहमत हैं, कुछ हद तक कहीं कहीं एकदम वो जायज़ बात कर रहा है, लेकिन WTO को भी समझना चाहिए विकासशील देशों की स्थिति को, जब यहाँ एक बहुत बड़ी जनसंख्या अभी जो है अपनी आजीविका के लिए कृषि संसाधनों पर ही निर्भर है। तो चलिए, आज के प्रश्न का उत्तर यहीं तक था, और मुझे बहुत विश्वास है कि इस प्रश्न के माध्यम से न केवल हम एक प्रश्न को आपको कराए होंगे, बल्कि कैसे भूमिका लिखनी है, कैसे निष्कर्ष लिखना, कैसे बीच का पार्ट लिखना है, उसके बारे में भी कुछ जानकारी दे पाए होंगे। ये कुछ लिंक्स हैं, इनको भी आप लोग जो है जुड़िए, टेलीग्राम से जुड़िए, क्योंकि यहाँ जो हम पढ़ा रहे हैं आपको PDF मिलेगा। साथ ही साथ आपके परीक्षा से उपयोगी जो भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं यहाँ टाइम टू टाइम मिलती रहती हैं। ये हमारे 2 चैनल हैं, एक यूट्यूब चैनल है समृद्धि IAS का, जिससे हम आप रूबरू हो रहे हैं, और एक हमारा सेकंड चैनल है संदीप मिश्रा ऑफिशियल। इन दोनों को जो है आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ये आप ही के चैनल है और इसे आप ही को आगे बढ़ाना है। और अगर हमारे किसी भी बैच से जुड़ने के लिए या हमसे बात करने के लिए तो 7303307507 पे आप संपर्क करिए। और आपकी कोई क्वेरी हो, कुछ पूछना हो, तब भी आप फ़ोन कर सकते हैं। या आपको ये लग रहा है कि सर जो है इस टॉपिक पे वीडियो बना दीजिए, ये चीज़ें हमारी क्लियर नहीं है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। अगर किसी टॉपिक को लेकर के 5 बच्चों ने कमेंट किया है तो उसका वीडियो तो हम ज़रूर बनाएंगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। पुनः मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको।